सभी मित्रों को नमस्कार। कार्यक्रम कुछ विलंब से शुरू हो रहा है, इसके लिए खेद है। कई बार कुछ तकनीकी कारणों से ऐसे विलंब हो जाते हैं। मित्रों, हम लोग इन दिनों कृष्ण पटनायक जी पर एकाग्र आयोजित कर रहे हैं और इसमें राजनीति, साहित्य, पत्रकारिता आदि से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं और उन पर अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ चंचल मुखर्जी जी और अफलातून जी जुड़ रहे हैं और ये लोग किशन पटनायक जी पर अपनी बात रखेंगे। उनकी सोच कैसी रही और उस सोच की आज की तारीख में कैसी प्रासंगिकता है, इन सब पर बात होगी। सर्वप्रथम हम अफलातून जी को सुनते हैं और आप में से कई लोग जानते ही हैं कि अफलातून जी बीएचयू के दिनों से ही छात्र राजनीति के साथ गहरा जुड़ाव रखते आए। बाद में जयप्रकाश आंदोलन से जुड़ते हैं और कृष्ण पटनायक जी के साथ होते हैं और जिस सामयिक वार्ता पत्रिका की हम चर्चा करते रहे, इस बीच वर्तमान में इस पत्रिका के वे संपादक हैं और मित्रों, किशन पटनायक जी की विचारधारा को बेहतर रूप में समझते हैं। समाजवादी जन परिषद पार्टी के महामंत्री हैं और अफलातून जी का मैं कहूँगा कि साहित्य के साथ भी, राजनीति के अतिरिक्त साहित्य और पत्रकारिता के साथ भी एक बड़ा बेहतर संबंध है। बहुत बहुत स्वागत अफलातून जी आपका। और मित्रों, पूर्व में हमने इन्हें अशोक सेक्सरिया जी पर सुना था और यह एक सुखद संयोग है कि आज हम लोग किशन पटनायक जी पर इनको सुनेंगे और जब यहीं पर चंचल मुखर्जी जी आएंगे तब उनको भी सुनेंगे। मगर और विलंब न हो, इसके लिए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और यह शुरुआत अफलातून जी से ही हो रही है। जी, स्वागत। धन्यवाद अर्पण कुमार जी तथा जन सुलभ पुस्तकालय का भी मैं उसके प्रति भी आभार प्रकट करना चाहूँगा कि ये एकाग्र, ये पूरी चिंतन माला, ये व्याख्यान माला जो और चर्चा आपने शुरू की है, इसके लिए मैं अपने दल की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, अर्पण जी का और जन सुलभ पुस्तकालय का। और आज की इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूँ। संकेत दिया अर्पण जी ने कि मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत जयप्रकाश जी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के समय हुई थी। विश्वविद्यालय में ठीक उसके बाद में मैं आया और जेपी आंदोलन, और चूंकि आज किशन पटनायक जी पर केंद्रित हमें चर्चा को रखना है, तो एक बात मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा और थोड़ा लोगों को चौंकाने वाली लग सकती है कि गुजरात में और फिर बिहार में छात्रों का जो आंदोलन हुआ, गुजरात में भी चिमन भाई पटेल की सरकार बदली और बिहार में अब्दुल गफूर साहब की मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ भी जो आंदोलन था वो छात्रों का ही आंदोलन था। जिन लोगों ने जयप्रकाश जी से निवेदन किया था कि आप आए और हमारे आंदोलन का नेतृत्व संभालें, जयप्रकाश जी ने दो शर्तें रखी थी। एक शांतिमयता की शर्त थी और दूसरी शर्त थी निर्दलीयता की। हालांकि कई छात्र युवा संगठन मुख्य धारा के दलों से जुड़े हुए थे, लेकिन जयप्रकाश जी को उन सभी समूहों के छात्र नेताओं ने ये आश्वस्त किया था
कि हम अपने राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके इस आंदोलन में शिरकत करेंगे। तो उसके साथ ही जो शुरुआत में ही मैं कहना चाहता हूं कि सर्वोदय के लोग, विभिन्न दलों के जो लोग थे, उनकी भागीदारी में अंतर था। सर्वोदय की मुख्य धारा जो थी वो जयप्रकाश जी और इस आंदोलन के साथ थी। ज़्यादातर लोग एक बार जब एक उनकी जो सबसे बड़ा संगठन सर्वोदय वालों का सर्व सेवा संघ है, उसकी ये परंपरा रही है, अलिखित नियम रहा है कि सारे निर्णय सर्वसम्मति से होंगे। तो वो 23-24 में से 20-21 लोग आंदोलन के पक्ष में थे, लेकिन एक भी व्यक्ति अगर विरोध में होगा तो प्रस्ताव पारित आंदोलन के समर्थन में इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि एक दो लोग थे जो अत्यंत अल्पमत में होने के बावजूद उन्होंने ये सत्याग्रह का, आंदोलन का, संघर्ष के रास्ते का विरोध किया था। और ये माना जाता था कि वो विनोबा जी को उस धारा का समर्थन है, ऐसा लोग मानते थे। तो ये हुए सर्वोदय वाले। समाजवादियों में भी ऐसा नहीं था कि सभी समाजवादी या सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग जेपी आंदोलन से जुड़ गए। मैं छात्र युवा राजनीति से अलग जो जन राजनीति से जुड़े हुए लोगों में मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कई प्रमुख नेता थे जिनके जेपी आंदोलन के प्रति रिजर्वेशन थे। इनमें प्रमुख व्यक्ति जो आगे चल करके आपातकाल के बाद प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई, इनका जेपी आंदोलन के प्रति कोई उस तरह की सक्रियता या लगाव नहीं था। लाभ मिला उनको, दिल्ली में पहली बार केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ तो मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन संपूर्ण क्रांति आंदोलन में उनकी शिरकत नहीं थी। उसी तरीके से हम देखेंगे कि चौधरी चरण सिंह साहब प्रमुख एक नेता थे, सबसे एक प्रमुख जन नेता के रूप में थे। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, इन जगहों पर उनका एक जनाधार था, लेकिन जेपी आंदोलन के प्रति उनका भी रिजर्वेशन था। उसी तरीके से समाजवादी धारा के मधुलिमय साहब, एक तरफ हम देखते हैं कि राजनारायण जी, जॉर्ज फर्नांडिस, किशन पटनायक, राम इकबाल बरसी, ये सारे लोग जेपी आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन मधुलिमय जी का जेपी आंदोलन के प्रति कुछ न कुछ रिजर्वेशन था। ऐसे में किशन पटनायक, ओम प्रकाश दीपक, जो लोग सोशलिस्ट पार्टी की, और आप लोग जानते हैं कि उस समय तक ये दो खेमे बन गए थे सोशलिस्टों में, एक राजनारायण जी के नेतृत्व में चलने वाला, एक मधुलिमय जी के नेतृत्व में चलने वाला, और कुछ जगहों पर आमने सामने चुनाव भी लड़े थे। इन सब चीजों से एक तरह से विमुख होकर के और एक माने असहमति जिन लोगों के मन में थी, जो गले जिनके ये बातें नहीं उतर रही थी, जिनको ये ठीक नहीं लग रहा था, वैसे तमाम लोगों ने मिलकर लोहिया विचार मंच का गठन किया था। और वो लोहिया विचार मंच के लोग जेपी आंदोलन में पूरी तरीके से जुड़े थे। इनमें सबसे प्रमुख जो लोग जिनका जेपी आंदोलन में प्रमुख योगदान रहा, उसमें ओम प्रकाश दीपक, जो कि लोहिया की पत्रिका जन के संपादक थे और लोहिया विचार मंच से जुड़े थे, और किशन पटनायक, जो लोहिया विचार मंच बनाने वाले प्रमुख लोगों में से थे। इन लोगों का निश्चित तौर पे एक सक्रिय, बहुत ही प्रमुख योगदान था, और आंदोलन को दिशा देने में, उसके दस्तावेजों को तैयार करने में ओम प्रकाश दीपक जी का हमेशा जो है अपूर्व योगदान था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये मैं शुरुआत में इसका जिक्र करना चाहता था कि जयप्रकाश जी के आंदोलन से, और वहीं ये हुआ कि किशन पटनायक और उनके साथी दीपक जी और अन्य साथियों का जो जिस तरह से सक्रियता थी, और आपने
आपके पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि उड़ीसा छोड़ करके पटना ही हेडक्वार्टर किशन जी का बन गया था। तो वैसे में ये जो छात्र युवा जो नेतृत्व था संपूर्ण क्रांति आंदोलन का, उनमें से प्रमुख लोग किशन पटनायक से काफी प्रभावित थे। और उसकी मुख्य वजह यह थी कि सन 67 में राम मनोहर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी का जो युवा शाखा थी, समाजवादी युवजन सभा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष किशन पटनायक थे। और ठीक उसके पहले सांसद थे। तमाम लोगों ने, अरविंद जी से लेकर सारे साथियों ने जिक्र किया, उसमें कई प्रमुख बहसें थी, दोहराना चाहूंगा जिसका चर्चा अभी तक वक्ताओं ने नहीं की। जैसे ₹25,000 अ डे जवाहरलाल जी के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर उस जमाने में प्रतिदिन 25,000 रुपया का खर्च हो रहा है। ये बहस में, एक लंबी बहस के बाद सरकार को इसमें काफी हद तक मानना पड़ा था और ये चर्चा खूब लंबी चली थी। इसमें प्रमुख जो सवाल रखा गया था वो किशन पटनायक के द्वारा रखा गया था। और इसके साथ ही चलता है कि भाई न्यूनतम वेतन क्या हो, अधिकतम वेतन क्या हो। तो ये जो मुख्य मूल बातें थी, आगे चल करके भी जब 5वां वेतन आयोग हुआ तब भी समता संगठन और किशन पटनायक, इन लोगों के द्वारा ये बहस चली कि न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन के बीच में कौन सा अनुपात हो, 1 और 10 का हो, 1 और 14 का हो। लेकिन अभी आज की तारीख में हम देखेंगे तो वो अनुपात बहुत ज्यादा है न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन का। तो साथियों, ये बहसें भी किशन जी ने उठाई थी और इसीलिए नौजवानों का एक आकर्षण था। जैसे कि प्रयाग जी ने कहा, जो हमसे ऊपर की पीढ़ी के हैं, प्रयाग शुक्ल जी ने कहा कि एक सम्मोहन था, एक आकर्षण था किशन जी के प्रति, उसके पीछे ये बातें थी। और उसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि किशन जी जैसे कभी कभी जिक्र इस बात का करते थे कि लोहिया मेरे गुरु, लेकिन हमेशा इस बात का जिक्र कर रहे हो या गांधी जी के बारे में एक अनूठी दृष्टि से गांधी जी की जो समझदारी थी उसको रखना, ये उसको एक बहुत साफ नजरिए से रखना, उस पर मैं आगे आऊंगा। किशन पटनायक की एक बहुत बड़ी खूबी रही कि महात्मा गांधी के जो विचार रहे, हिंद स्वराज का जो बुनियादी विचार रहा, जो ये आधुनिक अत्याधुनिक जो व्यवस्था है, औद्योगिक व्यवस्था, उसके विकल्प के रूप में गांधी को देखने की जो बात थी, वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से किशन जी रखा करते थे। उस पर हम बाद में आएंगे। पहले इस चीज का जिक्र करना चाहेंगे जो हमसे जो सीधे जुड़ी हुई थी, वो यह थी कि विश्वविद्यालय और छात्र राजनीति में भी जो गिरावट आई है, और उस समय से आई थी जब हम लोग सक्रिय थे, उस जमाने से भी, कि छात्र राजनीति जो कि कहीं ना कहीं व्यापक राजनीति का ही हिस्सा है, शिक्षा जगत व्यापक जो व्यवस्था है उसका एक हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं जो कमियां, जो तमाम कुरीतियां व्यापक राजनीति में और समाज में व्याप्त हैं, उसका प्रभाव, उसका प्रतिबिंब छात्र राजनीति में भी हमें दिखाई देता था। मूल रूप से अगर सूत्र रूप में कहा जाए तो जाति, पैसा और गुंडागर्दी, ये 3 हम व्याधियों का जिक्र करना चाहेंगे जो उस समय की छात्र राजनीति को प्रभावित करते थे। और वैसी परिस्थिति में जब हमने काशी विश्वविद्यालय की समता युवजन सभा की इकाई की स्थापना की थी, तो ये हमारा सौभाग्य था कि उस इकाई के की स्थापना में उद्घाटन भाषण देने के लिए साथी किशन पटनायक आए थे। और उस प्रवचन का मैं एक मामूली सा जिक्र करना चाहूंगा कि आप उससे आपको एक झलक भी मिलेगी कि ये जाति, पैसा, गुंडागर्दी की राजनीति व्याप्त है, ये तो
उस इकाई के समता युजन सभा की इकाई के संयोजक के रूप में मैंने बताई थी, इन बातों को कहा था। लेकिन किशन जी ने किस तरीके से हमारे जो साथी वहां करीब मुश्किल से 70-75 नौजवान जुटे थे, उन नौजवानों के बीच में रखी थी, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे जाति का जिक्र आया, तो किशन जी ने कहा कि जाति एक ऐसी बंद गली है जिसका एक तरफ अगर आप प्रवेश कर गए, आपने जन्म लिया किसी जाति में, तो उस बंद गली में ही पूरा जीवन आपको बिताना है। आपका विवाह कहाँ होगा ये जाति द्वारा तय हो जाएगा, और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी जाति पीछा नहीं करती, छोड़ती है, जैसा कि डॉक्टर लोहिया ने कहा था। और बनारस में चूंकि वो बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तो ये हम अपने श्रोता साथियों को भी बताना चाहेंगे कि मृत्यु के बाद भी जाति के आधार पर जो अंतिम क्रिया या शवदाह होता है, ऊपर एक स्थान बना है कुछ लोगों के लिए, कुछ परिवारों के लिए, और अन्य सामान्य लोगों के लिए नीचे स्थान बना है, वो चरण पादुका कहा जाता है। राम मनोहर लोहिया उसका भी जिक्र करते थे कि ये जाति की व्याधि ऐसी है कि मृत्यु के बाद तक पीछा जो है वो नहीं छोड़ती। गुंडई की बात आई, छात्र राजनीति में गुंडागर्दी की बात करते हुए एक सूत्र के रूप में किशन पटनायक ने कहा कि गुंडा कौन होता है? गुंडा वो होता है जो अपने से कमजोर को सताता है लेकिन अपने से मजबूत के पांव चाटता है। ये एक सरल सी परिभाषा उन्होंने रखी, जो हम लोगों के सामने पहली बार इस तरह की बात आ रही थी, लेकिन हम लोग ये महसूस कर रहे थे कि बात तो बिल्कुल सही है, और अगर हम लोग मजबूती के साथ एक संगठन के रूप में रहेंगे तो गुंडों को भी झुकना पड़ेगा। इसके प्रमाण आगे छात्र राजनीति में जब हम लोगों ने पहलकदमी की तो ये बात आई। और साथियों, जो पैसे का प्रभाव था विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में, वो छात्र संघ का चुनाव बहुत महंगे तरीके से लड़ा जाता था। विश्वविद्यालय से के कामकाज से जुड़े हुए कई ठेकेदार थे। जैसे उदाहरण देना चाहूंगा, तंबू डेरा वाले जो सप्लाई करते थे शामियाना की और इसकी, तो किसी बड़े ऑडिटोरियम या प्रेक्षागृह के अभाव में वो लिया जाता था और उसमें बहुत लाखों रुपए खर्च हुआ करते थे विश्वविद्यालय के वो तंबू डेरा के उसमें। तो ऐसे लोगों के द्वारा छात्र राजनीति से जुड़े हुए छात्र संघ का चुनाव लड़ने वाले जो लोग होते थे उनको जो है चंदा दिया जाता था। तो वैसे में जब हम लोग एक नई राजनीति की शुरुआत हम लोगों ने की उस समय 83, 84, 85 में, 1983, 84, 85 में, तो एक फर्क आ गया। अन्य बड़े समूहों के लोग मोटरसाइकिल जुलूस निकाला करते थे, हम लोगों के साइकिल जुलूस निकलते थे। मोटरसाइकिल जुलूस में ऐसे बहुत से लोग आते थे जो कि छात्र भी नहीं होते थे, लेकिन साइकिल जुलूस में जो आते थे लोग वो निश्चित तौर पर छात्र ही होते थे और पता भी चल जाता था लोगों को। तो वैसे में जो हमारा संगठन था समता युजन सभा, तो एक नारा हमारे साथी ने बनाया कि की साइकिल देखी और सबने मोटरसाइकिल फेंकी। ऐसा हुआ कि हम लोगों के साइकिल जुलूस के प्रति एक लोकप्रियता जब बढ़ने लगी तो ये मुख्य धारा के लोगों ने भी नकल में साइकिल जुलूस निकालने का प्रयास किया। तो उस पर ये नारा जो है बनाया गया, जो जाति पैसा गुंडागर्दी के खिलाफ हम लोगों का अभियान था, जो कोई जाति का आधार हम लोगों के पास नहीं था, लेकिन एक बहुत मजेदार तरीके से हम लोगों का प्रभाव बढ़ता गया। ऐसे संकाय, ऐसे संस्थान जहां जाति का असर ज्यादा नहीं था, और बताना चाहूंगा विश्वविद्यालय में भी अलग अलग संकाय में ऐसा होता है। जैसे महिला महाविद्यालय में जाति का उतना असर नहीं था, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाति का असर इतना नहीं था, मेडिकल कॉलेज में नहीं था। दृश्य कला संकाय जहां पेंटिंग, मूर्ति कला,
सेरामिक्स, इन सब की पढ़ाई होती है, और संगीत, इन जगहों पर जाति का इतना असर नहीं था जितना कला संकाय में, सामाजिक विज्ञान संकाय में, वाणिज्य संकाय आदि में था। तो ऐसा हुआ कि हम लोगों को सबसे पहले सफलता जिन संकायों में जाति का असर नहीं था वहां मिली, और मैं खुद चुनाव लड़ता था छात्र संघ के उपाध्यक्ष का, तो महिला महाविद्यालय में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स में जहां पेंटिंग और कला की पढ़ाई होती है, संगीत महाविद्यालय में मैं नंबर 1 पर समतायु जनसभा चली जाती थी। और उसके बाद जब चुनाव हो रहा था तब लोगों को लगा कि अरे इनके पास जाति पैसा गुंडई का आधार नहीं है, लेकिन इनका एक समर्थक समूह है जो इन संकायों में है। तो ये मैं उदाहरण देना चाहता था, और कहीं ना कहीं किशन जी ने बुनियादी तौर पे हम लोगों को एक दिशा दी थी, और उसके बाद ये आगे हम लोग एक प्रभावशाली ढंग से उसमें आगे बढ़े थे। कई लोगों ने जिक्र किया आगे का 91-92 का जो वैश्वीकरण का दौर शुरू हुआ उसके बारे में। इस संदर्भ में किशन जी जो एक सुंदर शब्दावली में उसका विश्लेषण करते थे, उसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। वो कहते थे कि जीवन के हर क्षेत्र में, कला संस्कृति हो, अर्थव्यवस्था हो, अलग अलग क्षेत्रों में, खेती बाड़ी हो, इन सारे क्षेत्रों में क्रांति या विप्लव, रेवोल्यूशन, ये सकारात्मक परिवर्तन लाता है, लेकिन प्रतिक्रांति इन सभी क्षेत्रों में, जीवन के हर क्षेत्रों में एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है। और ये जो वैश्वीकरण का दौर है, जो विश्व व्यापार संगठन के बनाने की प्रक्रिया जो है वो गैट की वार्ताओं में शुरू हो चुकी थी, और तो उस समय उनका ये कहना था, किशन जी का बहुत सुंदर उदाहरण दिया करते थे कि ये जो दौर शुरू हुआ है ये प्रतिक्रांति का दौर है। और उसके साथ साथ एक बहुत खूबसूरत दर्शन वो दिया करते थे गुलामी के बारे में। अभी हमारे साथियों ने जिक्र किया, एक शब्द चल पड़ा, और ये शब्दावली भी चलती है, वहीं से शुरू होती है, विश्व बैंक से शुरू होगी या विश्व व्यापार संगठन से शुरू होगी, उन देशों से शुरू होगी, और वो लोग उन ये शब्दावली चली क्या, टीना, TINA, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, जिसके जवाब में किशन जी ने जो कहा, जिसकी लगातार आपके इस जनसुलभ पुस्तकालय की लंबे आयोजन में चर्चा हो रही है, विकल्पहीन नहीं है दुनिया। तो आज मैं चर्चा विशेष रूप से ये करना चाहूंगा कि आखिर विकल्पहीन नहीं है दुनिया कहने वाले किशन पटनायक किस विकल्प की बात कहते थे। जैसे अभी कई समूहों के द्वारा वर्ल्ड सोशल फोरम की भी चर्चा जो है पिछले दिनों हमारे वक्ताओं ने की है। तो वर्ल्ड सोशल फोरम में भी दो खतरे थे, एक कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी का जो दर्शन चला था वो कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद को और मजबूत करने वाला ये दर्शन था। एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड ऑफ आइडियोलॉजी की बात जो चली थी, उसका जवाब देने के लिए किशन पटनायक ने, वो दो खेमे में बट गया था। जब बंबई में जो है ये वर्ल्ड सोशल फोरम हो रहा था, दुनिया भर के लोग वहां आए थे, तो किशन जी दो खेमा बट गया। एक खेमा WSF का विरोध कर रहा था, किशन जी दोनों जगह गए और एक पर्चा लेकर के गए। आप उसका शीर्षक आप लोग नोट कर लें, डज WSF नीड एन आइडियोलॉजी, क्या WSF को किसी विचारधारा की जरूरत है। ये एक लेख किशन पटनायक ने लिखा था, और वो स्वयं अपने साथियों के साथ उस जो एक मेला लगा था, दुनिया भर से आए हुए सामाजिक, राजनीतिक,
जन आंदोलनों से जुड़े हुए समूह जब बंबई में जुटे थे तो किशन पटनायक ने ये पर्चा बांटा था कि WSF को भी एक आइडियोलॉजी की जरूरत है और क्या जरूरत है, इससे शुरुआत की थी उन्होंने। तो साथियों, इससे हम शुरू करना चाहते हैं क्योंकि एक बहुत प्रबल सशक्त धारा थी और हमारा समूह भी उससे प्रभावित हुआ। लोग कहते थे कि आइडियोलॉजी की विचारधारा की जरूरत ही क्या है। आप कार्ल मार्क्स का एक बहुत चर्चित कथन रहा है कि दार्शनिकों ने अलग अलग तरीके से विश्व का विश्लेषण किया, लेकिन मुख्य बात यह है कि कैसे इस दुनिया को बदला जाए, और दुनिया को बदलने के लिए अलग अलग दर्शन हमारे सामने हैं। हमारे सामने गांधी का दर्शन है, हमारे सामने मार्क्सवाद का दर्शन है। तो कम से कम ये विचारधाराएं हैं और विचारधारा की आवश्यकता है। वहीं पर एक प्रबल धारा लगातार चली जिसका कि हम जिक्र करना चाहेंगे कि विचारधारा की आवश्यकता ही नहीं है। कोई समस्या आएगी, हम लोग मिल बैठ करके तय कर लेंगे, कोई विचारधारा वगैरह की चर्चा करने की जरूरत नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो हमारे साथी सुनील और हमारे जो वैचारिक अभिभावक साथी सच्चिदानंद सिन्हा, इन लोगों ने सूत्र के रूप में इसका जवाब दिया। सच्चिदा बाबू ने कहा कि विचारहीनता अनैतिकता की जड़ में है, अनैतिकता की जड़ में विचार शून्यता ही है। कोई नीति नहीं रहेगी तो अनैतिकता कैसे उत्पन्न होगी, इसको विस्तार से समझाया सच्चिदा बाबू ने। साथी सुनील ने इस बात को कहा कि क्यों विचारधारा की जरूरी है, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो और वही दौर था जब ये अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ तो बड़ी जोर शोर से ये बात कही जाने लगी कि विचारधारा की कोई आवश्यकता नहीं है, न हम राइटिस्ट हैं न लेफ्टिस्ट हैं, न माने हम जो है इस तरह की कोई पक्ष भी नहीं लेना, ना हम सोशलिस्ट हैं। ये भी साफ तौर पे कहा गया। जब इस विचार शून्यता वाले धारा के प्रमुख लोगों से पूछा जाता था तो वो कहते थे कि भाई मैं सोशलिस्ट नहीं हूं, मैं लेफ्टिस्ट नहीं हूं, मैं राइटिस्ट नहीं हूं। ये कह करके कहीं न कहीं ये विचार शून्यता वाली बात जो थी, विचारधारा की जरूरत नहीं है, ये बात जो थी ये लोग कहते थे। और उसमें हमारे संगठन में, हमारे समूह में टूट भी आई। हमने कुछ साथियों को जिम्मा दिया था कि अन्ना हजारे साहब का जो ये आंदोलन चला है जिसमें ये अरविंद केजरीवाल वगैरह हैं, उस आंदोलन का हमारे दिल्ली के कुछ साथियों को हम लोगों ने जिम्मा दिया था कि आप उसका निरीक्षण करें, उसके बारे में अध्ययन करें और अध्ययन करके आके समाजवादी जन परिषद की कार्यकारिणी को बताएं कि ये आंदोलन की क्या संभावना है, उसका क्या वैचारिक आधार है, उसकी क्या फंडिंग है, क्या विचार है, ये सारी चीजों को लेकर के वो किस दिशा में जाएगा, क्या उसका लक्ष्य है, इसके बारे में गहराई से एक अध्ययन करके रिपोर्ट करें। तो ये हमारे लिए एक हम लोगों के लिए बहुत ही हास्यास्पद बात थी, हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण भी थी कि वो दो साथी वो आए, उन लोगों ने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट ये दी कि अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल हो जाना चाहिए और समाजवादी जन परिषद को अपना विलय कर देना चाहिए उसमें। तो साथियों, उस समय हमारे दल की, हमारे संगठन की एक फूट हुई और हम कहना चाहेंगे यहाँ बड़े शिद्दत के साथ बताना चाहेंगे कि जैसे, और कहने में कोई संकोच नहीं है, कोई अराजनैतिक समूह नहीं है कि राजनीतिक दल का जिम्मेदार मैं पदाधिकारी हूँ, सदस्य, एक जिम्मेदार सदस्य के नाते कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल साहब जब आरक्षण के खिलाफ विश्वविद्यालयों से अभिजात नौजवान आवाज उठाते थे तो उन्होंने एक समूह बनाया था, यूथ फॉर इक्वलिटी। नाम तो था यूथ फॉर इक्वलिटी,
यानी समानता के लिए युवा, लेकिन वो दर्शन था समानता के विरुद्ध, सामाजिक समता के विरुद्ध लड़ने वाले, आरक्षण का विरोध करने वाले जो समूह थे, उनके वैचारिक जो गोष्ठियां हुआ करती थी, उसमें जो एकदम साफ तौर पे जाकर के अरविंद केजरीवाल आरक्षण के खिलाफ, जातिगत आरक्षण के खिलाफ, जो भारत में हम मानते हैं, और किशन जी कहा करते थे कि जातिगत आरक्षण ये एक साधन है, हमारा साध्य नहीं है, बड़े साफ तौर पे कहते थे। ये साधन है, साध्य नहीं है, ये जब किशन जी कहते थे, इसको एक संक्षेप में हम कहना चाहेंगे तो साध्य क्या है, लक्ष्य क्या है, ये सवाल उठता था। तो किशन जी साफ तौर पे कहते थे और बड़े शिद्दत के साथ कहते थे कि लक्ष्य तो जाति विहीन समाज है। जाति विहीन समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आरक्षण एक औजार है, अंतरजातीय विवाह एक औजार है, और उस दिशा में हम बढ़ेंगे। और इसीलिए किशन जी के का एक असर था कि जब पहली उस समय जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी, कर्पूरी साहब के नेतृत्व में कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने, तो अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को प्रशासन की तरफ से अपना एक नया वैवाहिक जीवन शुरुआत करते थे। अगर अंतरजातीय विवाह होता था तो जिलाधिकारी आकर के उनको बर्तन और इस तरीके से कुछ उपहार दिया करता था ताकि अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहित हो। यहाँ तक कि नौकरी में भी प्राथमिकता देने की बात हुई अगर अंतरजातीय विवाह लोगों ने किया था। और यहाँ पर मैं एक जिक्र करना चाहूंगा, अभी तक ये चर्चा नहीं आई है, किशन पटनायक का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, सामाजिक न्याय के आंदोलन में। और आप लोगों ने अब तक उसको अलग अलग नामों से उस योगदान को सुना है। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला, कहीं कहीं उसे कहा गया कि नीतीश कुमार फार्मूला, और दरअसल सच्चाई ये है, और इस चीज को नीतीश कुमार भी स्वीकार करेंगे कि वो दरअसल फार्मूला कर्पूरी जी ने की सरकार ने माना, इसीलिए कर्पूरी जी का नाम आया। लेकिन नीतीश कुमार से भी आप पूछेंगे तो वो इस बात को कहने में संकोच नहीं करेंगे कि उसका मूल विचार किशन पटनायक ने दिया था कि किस तरीके से आरक्षित वर्गों में भी एकदम कमजोर से कमजोर तबका भी वंचित न रह जाए आरक्षण से, उस दिशा में बढ़ने के लिए ये एक फॉर्मूला जो है, एक विचार किशन पटनायक जी ने दिया था, जो इस रूप में सामने आया। और ज्यादातर लोग चूंकि नहीं जानते हैं, इसीलिए उसका मैं जिक्र करना चाहता हूं। तो जो आगे चल करके आरक्षण की बात तो निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण भी है, और आज सबसे ज्यादा हमला हो रहा है 2014 के बाद, उस पूरी प्रक्रिया के ऊपर नाना प्रकार के ढंग से हमला हो रहा है। उसका उदाहरण भी मैं दे सकता हूं, ज्यादा विस्तार से उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये हम सामाजिक न्याय के क्षेत्र में इस योगदान की चर्चा जरूर करना चाहते थे। अब मैं आना चाहता हूं, जो मैंने हल्का सा संकेत दिया था शुरुआत में, कि विकल्पहीन नहीं है दुनिया, तो फिर विकल्प क्या है आपका। ये बड़ी बुलंदी के साथ किशन पटनायक उसके सूत्र देते थे, और वो सूत्र कहीं न कहीं गांधी के विचार से वो लेते थे। और जितने सहज सरल ढंग से किशन जी गांधी के उस बुनियादी विचारों को, हिंद स्वराज को समझाते थे, उसका मैं थोड़ा सा संकेत देना चाहूंगा, उदाहरण देना चाहूंगा। इस आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के बारे में किशन जी ने दो बातें कही कि समय और दूरी, इन दोनों बाधाओं को समाप्त करने वाली ये आधुनिक और अत्याधुनिक औद्योगिक व्यवस्था है। ये तो मैंने सूत्र बता दिया, अब उसको थोड़ा समझना होगा।
उसको समझने के लिए एक बहुत सुंदर अच्छा उदाहरण है। अमेरिका के वो जो नेटिव अमेरिकन या रेड इंडियन जिनको पहले कहा करते थे, मूल निवासी जो अमेरिका के थे, उनके एक सरदार ने बड़े सुंदर से तरीके से शब्दों में कहा था, और किशन जी भी उसको दोहराते थे, उसका उद्धरण देते थे। उस सरदार ने ये कहा था कि ये जो आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था है, ये हमारे नाती पोतों के हिस्से को भी गड़प कर जाना चाहती है। इतना ज्यादा उत्पादन, इतना ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शोषण कि आगे चल करके नाती पोतों का हिस्सा भी हम ही खत्म कर जाएं, हम ही हजम कर जाएं, उससे उसका लाभ हम ही लें आगे की पीढ़ी के बारे में, आगे आने वाले समय में। तो ये समय को समाप्त करने का उदाहरण था, और किशन जी देते थे। ये अमेरिकी मूल निवासी जो थे, उस सरदार का, उस चीफ का, रेड इंडियन चीफ का उदाहरण किशन पटनायक दिया करते थे। ये समझा और बताते थे कि हिंद स्वराज में जो इस अत्याधुनिक औद्योगिक व्यवस्था की आलोचना की गई है, कहीं ना कहीं उसका विकल्प हम हिंद स्वराज में पाते हैं। यह कहने में किशन जी संकोच नहीं करते थे। लोगों को भले एक वो पूर्वाग्रह या अज्ञान कह लें ये रहा हो कि समाजवादियों का गांधी से कितना वो रहा होगा, तो मेरा तो स्पष्ट तौर पे मानना है कि जितने समाजवादी रहे उनमें सबसे पहले गांधी से अगर प्रभावित हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तो उन्होंने पचमढ़ी में छोटे मशीन का सिद्धांत दिया। और आज यहाँ निश्चित तौर पे हमें चर्चा करनी चाहिए कि 2014 के बाद केंद्र में जो सरकार आई है, उन्होंने छोटे मशीन पर बनने वाले जो तमाम छोटे उद्योग थे, जो लघु उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, जो हस्तशिल्प का काम थे, उनको समाप्त करने के लिए वैधानिक कदम उठाए। ध्यान दीजिएगा, वैधानिक तौर पर ये कदम उठाए केंद्र की सरकार ने कि छोटे उद्योगों को संरक्षित करने के लिए, जाकि वो बचे रहें, बड़े उद्योगों के साथ उनको स्पर्धा न करनी पड़े, इसके लिए संसद में पारित कानून था। और उस कानून में यह बात साफ तौर पर थी कि जो चीजें लघु उद्योग में बनती हैं उनको बड़े उद्योगों में मल्टीनेशनल्स के द्वारा या देशी भी बड़े पूंजीपतियों के द्वारा बनाने पर रोक रहेगी। ये पार्लियामेंट से पारित कानून था। और ये कानून 1977 में जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उस सरकार ने ये कानून बनाया था। और करीब 1200-1400 ऐसी वस्तुएं थी, उन वस्तुओं के बारे में ये संरक्षण का सिद्धांत इस कानून के द्वारा लागू किया गया था। लेकिन यह बताने में हमें बहुत ही कष्ट हो रहा है कि आज की तारीख में और 2014 के बाद ये जो 1200-1400 की लिस्ट थी, केवल 2014 में नहीं, उसके पहले से इस लिस्ट को खत्म करते जा रहे थे लोग। और 2014 में मुश्किल से 20 सामान ऐसे बचे रह गए थे जिनको की संरक्षण मिला हुआ था कि ये छोटे उद्योग में ही बनेंगे, बड़े उद्योग में नहीं बनेंगे। तो साथियों, वो कौन से सामान थे आप लोग सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। दिया सलाई, माचिस, मोमबत्ती, अचार, दुकान को बंद करने के लिए जो लोहे का शटर होता है, फर्नीचर, स्टेशनरी माने रजिस्टर, कॉपी, किताब, ये सब। इन चीजों के बारे में ये उदाहरण मैं दे रहा हूं। ये अंतिम 20 वस्तु बची रह गई थी जिनको भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनका भी संरक्षण समाप्त कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि जब सरकारी नौकरियां सबको नहीं दी जा सकती हैं तो किस तरीके से लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को सब संरक्षण देने की जगह समाप्त करने की दिशा में पहलकदमी
अभी 2014 के बाद हुई है। दूसरा बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा मैं, जो खेती के बाद सबसे बड़ा उद्योग था वो हैंडलूम था, हथकरघा उद्योग। हथकरघा को भी संरक्षित करने के लिए कानून था। कानून ये था कि पावर लूम पर डिजाइन वाला कपड़ा नहीं बन सकेगा। पावर लूम पे कपड़ा बनेगा तो कोरा कपड़ा बनेगा। आप उस कोरे कपड़े से शर्ट पैंट कुछ भी बनाना है बनवा लीजिए, पर्दा बनवा लीजिए, जो बनवा लीजिए। लेकिन जो डिजाइन वाला काम है, ये डिजाइन वाला काम हैंडलूम पर ही बनेगा। ध्यान दीजिए। और हैंडलूम खेती के बाद सबसे बड़ा रोजगार था। और साथियों, किशन जी ने उसको कहा कि ये कपड़ा नीति जिसमें एक तरफ हैंडलूम खत्म हुआ और उसके साथ साथ जो आज की तारीख में भारत के ये सबसे बड़े पूंजीपति हैं अंबानी साहब, वो रिलायंस के जो कपड़े को और उसमें भी जो कृत्रिम धागे के आयात के लिए राजीव गांधी साहब के समय में अनुमति दी गई, तो सिर्फ इस कंपनी को दी गई, अंबानी साहब की। हमारे बचपन में हम लोगों ने अंबानी साहब का नाम नहीं सुना था। पूंजीपति के नाम पर हम लोग टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया, गोइंका, इन लोगों का नाम जानते थे। लेकिन सरकार, अगर किशन जी समझाते थे इस चीज को कि सरकार अगर पहल करती है तो पूंजीपतियों को कैसे आप रातों रात करोड़ों अरबों का लाभ पहुंचा सकते हैं, इसका उदाहरण देते थे। मान लीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार यह कहती है कि पुलिस के द्वारा कुछ विशेष दस्तों में या हर थाने में इनोवा गाड़ी ही इस्तेमाल की जाएगी। किशन जी उस समय मारुति जिप्सी का उदाहरण दिया करते थे। अगर राज्य सरकार ये छोटा सा प्रशासनिक निर्णय लेती है तो वो कंपनी उसको बिना किसी विज्ञापन का खर्च किए हुए, बिना अपने सेल्समैन को लगाए हुए, रातों रात अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में हर थाने में मारुति जिप्सी का निर्णय ले लिया गया, या मान लीजिए इनोवा गाड़ी का निर्णय ले लिया गया, तो वो इनोवा गाड़ी की जो एजेंसी होगी, जो उसकी फ्रेंचाइजी होगी, आपको उदाहरण देने में मुझे कोई संकोच नहीं है। अभी 15 अगस्त के पहले जो है, कोई अगस्त के शुरुआत में ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और हमारे देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति के परिवार के लोगों का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी है इनोवा गाड़ी का। तो जब सरकार ये निर्णय लेगी तो रातों रात उस फ्रेंचाइजी वाले जो लोग हैं उनका लाभ होगा, उस कंपनी का लाभ होगा, बिना किसी मेहनत की, बिना जांगर खटाए, बिना परिश्रम के रातों रात जो है वो कमाई हो जाएगी। तो ये किशन जी उदाहरण देते थे कि पूंजीपतियों को कैसे सरकारें मदद पहुंचा सकती हैं। तो साथियों, ये उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूं कि और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर के जब ये नाती पोते को हिस्सा खाने वाली व्यवस्था की बात आती थी, तो किशन जी ने, जैसे मैं विश्वविद्यालय से जुड़ा था, किशन जी ने कहा कि भाई पता करो कि दुनिया में कोयला कितने वर्षों का बचा है, लौह अयस्क कितने वर्षों का बचा है जिससे लोहा इस्पात बनता है, बॉक्साइट कितना बचा है जिससे एल्यूमिनियम बनता है। तो ये बातें पता करना किसी भी विश्वविद्यालय के जियोलॉजी विभाग में, जो भूभौतिकी और भौमिकी विभाग में जाकर के, भूगोल विभाग में जाके बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। और सबको पता है आज कि ये भंडार सीमित है और बार बार ये संकट आता है। अभी पिछले दिनों आप लोगों ने सुना होगा, तो किशन पटनायक ये सहेजते थे कि जाओ जाकर के ये पता करो कि उदारीकरण का दौर शुरू हुआ, उसके बाद ये सुब्रत राय सहारा, ये अमर सिंह और बाद में चल करके ये गौतम अडानी, अंबानी, ये कैसे अचानक इतना ज्यादा पैसे वाले बन गए।
कौन से ऐसे कानूनों में परिवर्तन थे, सरकारी कदम थे जिनके कारण ये लोग पैसे वाले बन गए। तो हम लोग पता करते थे बड़ी आराम से, ये तथ्य जो है पता चल जाया करते थे। उसी तरीके से, और ये केवल तथ्य जानने की बात नहीं थी। किशन पटनायक उन देश के सबसे पिछड़े आदिवासी डोंगरिया कोन लोग, उनका जो आंदोलन था, और एक सफल आंदोलन जिसका जिक्र करना चाहूंगा, नियमगिरी का आंदोलन। उस नियमगिरी पर्वत में सैकड़ों तरह की वनस्पतियां हैं, कई दर्जन किस्म के फल हैं, संतरा है, केला है, नींबू है, ये तमाम फल, अमरूद है, ये सारे फल से लदा हुआ जो है। और वहां पर रहने वाला आदिवासी बहुत न्यूनतम जरूरतों के लिए ही इन सामानों को बेच करके, और मान लीजिए नमक है जो वहां पहाड़ पे नहीं है नियमगिरी में, इन सामानों को लेता है। तो उन सारे के सारे डोंगरिया आदिवासियों को उजाड़ करके, और हमारे देश की और उड़ीसा की राज्य सरकार ने उसको सौंपने का निर्णय लिया था अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांत को। तो एक सफल आंदोलन जब चला तो किशन पटनायक का एक गुस्सा, और लोहिया के शिष्य होने के नाते कहने में हमें उनका सौम्य रूप, उनका जो एक क्या कहेंगे, एक शिष्टता की बात जो है कई वक्ताओं ने कही होगी, लेकिन मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं कि अन्याय के खिलाफ एक रौद्र रूप भी हम लोग किशन जी का देखते थे। और नियमगिरी के आंदोलन के समय, और वो आपको YouTube पे मिल जाएगा, किशन पटनायक और नियमगिरी करके अगर आप सर्च करेंगे तो वो छोटा सा क्लिप मिल जाएगा, जहां संबलपुरी भाषा में किशन जी कहते हैं कि ये नियमगिरी का आंदोलन उन आदिवासियों का आह्वान करते हैं कि ये जो आंदोलन आप कर रहे हैं, ये केवल नियमगिरी का पहाड़ बचाने के लिए नहीं है, ये देश को बचाने का आंदोलन है। तो एक गुस्सा, अन्याय के खिलाफ गुस्सा, ये डॉक्टर लोहिया एकदम साफ तौर पे कहा करते थे कि अन्याय के खिलाफ गुस्सा होना चाहिए, और वो गुस्सा प्रकट होना चाहिए। साथ में जरूर ये बात थी जिसको लोहिया जी, राजनारायण जी कहते थे कि मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। वो सत्याग्रह का तरीका, वो सिविल नाफरमानी का तरीका, जो लोहिया का कहना था कि जालिम का कहना मत मानो, यही सिविल नाफरमानी है। तो साथियों, नियमगिरी के आंदोलन में जहां, और देखिए उस आंदोलन में उस जो प्रभावित लोग थे उनका सुंदर नेतृत्व उभर करके आया। किशन जी के साथी लिंगराज आजाद वहां थे प्रमुख एक भूमिका में, लेकिन लिंगराज आजाद ने भी उन डोंगरिया आदिवासियों में से अद्भुत नेतृत्व का विकास किया। और नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया कि उस इलाके में जितनी ग्राम सभाएं हैं, उन ग्राम सभाओं के सदस्य वोट देंगे कि वेदांत कंपनी द्वारा बॉक्साइट का खनन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और आपको याद दिलाना चाहेंगे, बहुत से जागरूक श्रोता जानते होंगे कि एक भी वोट वेदांत के पक्ष में नहीं पड़ा। आप समझ लीजिए, सबसे ज्यादा राजनैतिक चंदा देने वाला कौन है? पूंजीपति अनिल अग्रवाल, उसकी कंपनी है वेदांत। कांग्रेस को भी चंदा देता है, भाजपा को ज्यादा देता है, ठीक है। तो जनमत संग्रह होने वाला था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्थानीय प्रशासन नहीं जनमत संग्रह कराएगा। कटक हाईकोर्ट को जिम्मेदारी दी थी, और कटक हाईकोर्ट के जज ने आकर के इन दो जिलों में जहां वो नियमगिरी की पर्वतमाला है, वहां के सिविल जज को कहा था। सिविल जज के देख रेख में उन आदिवासियों ने वोट दिया था जिनको खरीदने की कोशिश हुई। राजनीतिक मुख्य धारा के लोग तो बिक गए, लेकिन
जमीनी स्तर के जो ग्राम सभा के सदस्य थे, एक वोट भी वेदांत के पक्ष में नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खनन रुक गया। हालांकि अभी भी गिद्ध दृष्टि लगा करके लांजीगढ़ में वो रिफाइनरी का कारखाना लगा हुआ है। उसके लिए बॉक्साइट वो गुजरात से मंगाते हैं कि उड़ीसा के उस सुदूर अंचल में कारखाना हमारा बंद होकर के जंग न लग जाए। आज भी वो नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी की सरकारों से ये उम्मीद लगा के बैठे हैं पूंजीपति कि हम उन आदिवासियों को विस्थापित कर दें और वहां से बॉक्साइट का दोहन करें। इस संदर्भ में बताना चाहेंगे कि किशन पटनायक बड़ी बुनियादी बात इस संदर्भ में जनता के सामने रखते थे। वो कहते थे कि ये बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बन जाएगा, तो एल्यूमिनियम का उपयोग होता किस चीज में है? 90% एल्यूमिनियम का उपयोग, चूंकि सबसे हल्की धातु है एल्यूमिनियम, इसीलिए हवाई जहाज बनाने में एल्यूमिनियम, युद्ध में जो मिसाइल का प्रयोग होता है, मिसाइल बनाने में एल्यूमिनियम, जो बड़े बड़े शहरों में अट्टालिकाओं में जो खिड़की दरवाजे में प्रयोग आता है, इन 3 चीजों के उपयोग में अगर एल्यूमिनियम इन 3 चीजों में उपयोग न किया जाए तो एल्यूमिनियम की आवश्यकता फिर कुछ नहीं रह जाएगी। ये सोच लीजिए। और इसका किशन जी गहराई में जाकर के इसको बताते थे। जब माइनिंग का सवाल आता था तो लोगों को लगता था कि अरे खनन का विरोध माने विकास का विरोध, लेकिन किशन जी बताते थे कि आखिर ये किस चीज के लिए, एल्यूमिनियम क्यों, और अगर ये नहीं होता है तो आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी इन आदिवासियों को उजाड़ने की। ये तरीका था किशन जी का गहराई में जाकर के। और आज कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि जो मुख्य धारा के तमाम विपक्ष के भी लोग हैं, वो बड़े बड़े जो ये हाईवे बना रहे हैं और इन्हीं सबको विकास का जो एक मानदंड मान लिया गया है, तो उन मुसीबत के महामार्गों के बारे में किशन पटनायक, हमारे साथी सुनील, ये लोग इसका जिक्र करते थे। तो साथियों, मैं जानबूझ करके जो मुद्दे हमारे साथियों ने अब तक नहीं छेड़े थे, उन मुद्दों की तरफ मैं जिक्र करना चाहूंगा और बुनियादी तौर पर इस बात को रखना चाहूंगा। गांधी के सामने भी ये सवाल आया था कि क्या, कौन सा विकास आप चाहते हैं? क्या आप इंग्लैंड और अमेरिका की तरह बनना चाहते हैं? तो गांधी जी ने ही ये कह दिया था और उस जमाने में कहा था। सोचिए 30 के दशक में और उसके भी पहले कि इंग्लैंड अमेरिका जैसे देशों ने पूरी दुनिया को आपस में बांट लिया है कि कहां कहां हम किसका दोहन करेंगे। अगर आप इन देशों को, ये तथाकथित सबसे ज्यादा विकसित देशों को देखें तो हमारे साथी सुनील याद दिलाते थे, अर्थशास्त्र के मूर्धन्य विद्यार्थी थे और इस नाते बड़े सरल ढंग से समझाया करते थे। किशन जी भी इस बात को रखा करते थे। तो आप देखिए कि आखिर ये कैसे विकसित हो गए। भारत जैसे मुल्क, पूरा के पूरा ऑस्ट्रेलिया, क्या ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले गोरे लोग थे? क्या पूरा इतना बड़ा अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, क्या यहाँ गोरी चमड़ी के लोग थे? नहीं थे। ये यूरोप के लोग, इंग्लैंड और के लोग, इन लोगों ने वहां पर वो किया और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा किया, भारत पे कब्जा किया, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, तब जाकर के उनकी औद्योगिक व्यवस्था इतने शीर्ष पर आई। तो महात्मा गांधी कहते थे कि इंग्लैंड और अमेरिका जैसा बनना होगा तो फिर तुमको इस पृथ्वी का 6 बार 7 बार दोहन करना होगा, पूरा उसके संसाधनों का 7 बार दोहन करोगे, तब जाकर के भारत जैसा देश, इंग्लैंड या अमेरिका जैसा देश बनेगा। तो क्या हम उस विकास को चाहते हैं? किशन पटनायक ने गांधी की इस बुनियादी दृष्टि को सन 91 के बाद जनता के सामने, जन आंदोलनों के सामने ठोस रूप से रखा। और ये जो उनकी मेधा थी,
जो जिस तरीके से स्पष्ट रूप में सरल तरीके से समझाते थे। और मेरा मानना है कि ये वैचारिक स्पष्टता अगर नहीं होती है तो समझा भी आप नहीं पाएंगे। कोई जटिल तरीके से कठिन शब्दावली में ये चीजें नहीं होती। किशन पटनायक के भाषणों को आप अगर सुनेंगे पढ़ेंगे तो बहुत सरल तरीके से, जैसे गुलामी की बात आई तो साफ तौर पे गुलामी का दर्शन किशन पटनायक बताते थे कि सबसे चरम गुलामी वहां होती है, वो होती है जब गुलाम सोचता है, समझे में नहीं आता है गुलाम को कि हम गुलाम हैं, उसको अच्छा लगने लगता है, गुलामी अच्छी लगने लगती है। वो सोचता है कि माँ बाप है मालिक, वही हमारी भलाई सोचेगा। आजाद आदमी अपनी भलाई, अपना भविष्य खुद बनाएगा, ये सोचता है। लेकिन गुलाम ऐसा नहीं, वो सोचता है कि नहीं, हमारा भलाई बुराई सब मालिक सोचेगा। तो ये हमारे देश का अभिजात्य वर्ग, हमारे देश का उच्च मध्यम वर्ग आज उस गुलामी को जो स्वीकार करता जा रहा है, किशन पटनायक उसकी ओर इशारा करते थे, उस पर चोट करने की बात करते थे और जन आंदोलनों से भी ये आह्वान करते थे कि उस पर चोट किया जाए। तो साथियों, इस संदर्भ में और एक दो बातें मैं जिक्र करना चाहूंगा। पत्रिका की भी बात आई है। तो उस दौर में जब ये प्रतिक्रांति, जिसको किशन पटनायक ने कहा, सामयिक वार्ता का उस दौर में एक अंक निकाला, बहुत जरूरी था वो अंक, और उसमें मुख्य धारा की राजनीति से जुड़े हुए और जो मुख्य धारा से थोड़ा अलग हट करके भी लोग समूह थे, लेकिन हमसे अलग विचार के भी थे, उनके नेताओं से सामयिक वार्ता ने इंटरव्यू लिया ये उदारीकरण और वैश्वीकरण के बारे में। मैं उदाहरण देता हूं आपको। प्रकाश कारत से लिया, नीतीश कुमार से लिया, विनोद मिश्रा से लिया, मधु किश्वर से लिया, हरिवंश जी से लिया। इन सारे चाहे पत्रकारिता के हों, महिला आंदोलन से जुड़े हों, मुख्य धारा की पार्टियों के हों, मार्क्सवादी पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी, इन सारे लोगों से ये जो पूरा WTO का मामला चल रहा था, उस समय तक विश्व व्यापार संगठन बना नहीं था, गैट की वार्ताएं चल रही थी। तो सामयिक वार्ता ने एक विशेषांक निकाला और पूछा जाकि सनद रहे कि ये लोग क्या सोचते हैं, बुनियादी तौर पर इस जो आसन्न संकट है उसका सामना करने के लिए वैचारिक तौर पर कौन लोग हैं जो तैयार हैं। तो पता चला कि विनोद मिश्र जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पूछा गया कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो इस तरह के विदेशी पूंजी निवेश के बारे में आपका क्या रवैया होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, मुख्य धारा की पार्टी नहीं थी उनकी, उस समय तक शायद IPF थी, CPI-ML बनी भी नहीं थी। विनोद मिश्र जी ने कहा कि यह काल्पनिक प्रश्न है, किसी बड़ी उथल पुथल के बाद ही हम सत्ता में आएंगे, लेकिन अगर सत्ता में आते हैं तो हम विदेशी पूंजी निवेश को नहीं रोकेंगे। ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से ये इन सारे लोगों से ये प्रश्न हम लोगों ने पूछे थे। और फिर एक मौका आया, मैंने अर्पण कुमार जी को कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, आपको वो इस तरीके से सामने दिखा भी सकते हैं। जब समाजवादी जनता पार्टी को छोड़ करके मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी बनाई तो लोगों के मन में एक भ्रम हुआ। किशन जी ने भी कहा कि बहुत भ्रम हो रहा है। मैंने उनसे लिखित तौर पे एक चिट्ठी लिखी थी तो उन्होंने विस्तार से मुझको एक अंतर्देशी में छोटे छोटे अक्षरों में जवाब दिया था। और सबसे पहले तो ये कहा था कि उग्र निंदा की भाषा ना हो, लेकिन सवाल उठाइए उनके ऊपर भी। और कुछ लोगों से भी आज जब हम देखते हैं कि जब आप लोगों ने भी सबने पढ़ा होगा कि गौतम अडानी विश्व के बड़े पूंजीपतियों में उनकी गिनती हुई, तो अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं,
नाम जरूर समाजवादी पार्टी है, समाजवादी शब्द है, लेकिन अखिलेश यादव ट्वीट करता है कि हमें गर्व है कि कोई भारतीय दुनिया के 5 या 10 बड़े शीर्ष के उद्योगपतियों में उसकी गिनती हो गई। ये कह करके अखिलेश यादव उसका स्वागत करते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। ये मैं जानबूझ करके इसका जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि किशन पटनायक का सिपाही होने के नाते, उनकी जो धारा है उसके नाते हम निश्चित तौर पर इन चीजों का इशारा करेंगे। और उसके साथ साथ ये एक बड़ी बात जिसका जिक्र इशारों में हमने सूत्र रूप में कहा था, गांधी ने उसका जिक्र किया था कि इंग्लैंड, यूरोप के देश, अमेरिका, सब ने पूरे ग्लोब को, पूरे विश्व को बांट लिया है कि कौन कहां से दोहन करेगा। ठीक है, और इसी बात को आगे चल करके रोजा लग्जमबर्ग ने भी कहा कि बिना अन्य देशों में उपनिवेश खोजे हुए ये जो साम्यवादी भी जो देश हैं वो अपने जो भी उनकी कल्पना है उस दिशा में विकास नहीं कर सकते। आवश्यक होगा कि आप अपने देश के बाहर, और बाद में हमारे जो वैचारिक अगुआ हैं सचिदा बाबू ने कहा कि अगर आप बाहर आज की स्थिति में दूसरे देशों का प्राकृतिक संसाधनों का अगर दोहन नहीं कर पा रहे हैं तो देश के अंदर भी आंतरिक उपनिवेश बनाएंगे। छत्तीसगढ़, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूरा के पूरा पूर्वांचल जो पूर्वोत्तर भारत है, इन इलाकों में से प्राकृतिक संसाधनों को लूट करके दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास का विकास होगा। ये आंतरिक उपनिवेश का जो सिद्धांत है उसको एक सैद्धांतिक रूप में पूरी एक पुस्तक लिखी सचिदा बाबू ने इंटरनल कॉलोनी के ऊपर। तो और उसको आगे बढ़ाया हमारे साथी सुनील ने। उन्होंने कहा कि इंटरनल कॉलोनी जो है वो भौगोलिक भी हो सकती है और अर्थव्यवस्था का विशिष्ट क्षेत्र भी हो सकता है। ध्यान दीजिए क्या क्षेत्र हो सकता है, जैसे खेती को भी एक आंतरिक उपनिवेश माना जा सकता है। और आज हम देखते हैं और मानते थे किशन पटनायक कि ये जो आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था है ये खेती को लूट करके चल रही है। किशन पटनायक लोगों ने जिक्र किया कि राष्ट्रीय स्तर पर और देश में कहीं भी किसान आंदोलन होता था तो बड़ी उम्मीद से किशन पटनायक देखते थे। सबसे पहले तमिलनाडु में किशन जी ने उसका अध्ययन किया, वहां गए और वहां जा करके उन्होंने जी, अभी अर्पण कुमार जी ने ये पत्र दिया जो मुलायम सिंह जी की पार्टी के बारे में किशन जी ने जो एक संतुलित ढंग से मुझे लिखा था। और अगर किशन जी की राइटिंग पढ़ने में, लिखावट पढ़ने में दिक्कत हो तो ब्लॉग पर अगर आप देखेंगे कि एक नए दल के बारे में किशन पटनायक के विचार, तो इसको हमने टाइप भी किया है, जाके पढ़ा जा सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि किसान आंदोलन के बारे में 2-3 छोटे उदाहरण देना चाहूंगा कि जिन बड़े नेताओं के बारे में आपने सुना है, महेंद्र सिंह टिकैत साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका आधार था। लेकिन किशन पटनायक जब वो राष्ट्रीय स्तर की किसानों की समन्वय समिति से जुड़े तो समता संगठन के लोगों ने पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से टिकैत साहब को बुला करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में किसानों के बीच में महेंद्र सिंह टिकैत का कार्यक्रम कराया। किशन पटनायक कहते थे कि देश के किसान नेता का चेहरा महेंद्र सिंह टिकैत जैसा होना चाहिए। अब ये कहीं किसी भावुकता में नहीं, बड़े ऑब्जेक्टिव तरीके से ये बात किशन पटनायक कहते थे। और हमारे साथियों ने, सोमनाथ त्रिपाठी और इन सारे साथियों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी बिहार में आदिवासी किसान भी होता है, शायद टिकैत साहब को इसकी कल्पना नहीं थी, लेकिन जब वो गए
झारखंड के इलाके में गए और किसानों के बीच में संबोधित किया, तो एक टिकैत साहब को भी राष्ट्रीय स्तर पर देश भर के किसानों की क्या स्थिति है इसके बारे में एक अनुमान लगा। और उसका लाभ हमें तब मिला जब पता चला कि वो जो किसानों की समन्वय समिति जब बट गई और शरद जोशी साहब जो किसी समय वर्ल्ड बैंक के सलाहकार हुआ करते थे और यहाँ आकर के वो प्याज और इन सारे बड़े किसानों के नेता बने कि शरद जोशी साहब, तो उन्होंने सीधे सीधे उदारीकरण की अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के समर्थन से वे राज्यसभा में गए। अटल जी की सरकार में जो खाद्यान्न की के मूल्य निर्धारित करने वाला कमीशन है, उस कमीशन के भी हिस्सा बने। लेकिन जो देश के किसान आंदोलन का जो भविष्य था उससे पूरी तरीके से कट गए। अभी जो 3 काले कानून थे, उन काले कानूनों के समर्थन में शरद जोशी का संगठन जिस भी रूप में आज बचा हुआ है, खुले रूप में शेतकारी संगठन उसका समर्थन कर रहा था। लेकिन उसी में से निकले हुए और भी विजय जावंदिया साहब थे जो कभी शरद जोशी के साथी थे, लेकिन इस तरह के उदारीकरण, खुले बाजार वगैरह के पक्षधर नहीं थे। वो इस किसान आंदोलन के पक्ष में रहे। मैं जानबूझ करके महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहा हूं, और बाकी तो व्यापक ये आंदोलन चला ही, जो मेरा मानना है कि एक ऐतिहासिक रूप से सफल आंदोलन था, जिसमें मजबूर होना पड़ा इस हठधर्मी, इस पूंजीपति परस्त सरकार को इन तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए। लेकिन आज भी जब हम ये आज किशन पटनायक को याद करते हैं तो हमारे सामने एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी चुनौती है, क्योंकि लिखित रूप से जो समझौता किसान संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मौजूदा केंद्र की सरकार ने किया, वो लिखित रूप से जो समझौता किया उससे भी मुकरने का काम, वादा खिलाफी का काम ये सरकार कर रही है। तो उसका जब हम मुकाबला करेंगे तो उन दिनों निश्चित तौर पर किशन पटनायक को याद करेंगे, उनके विचारों को याद करेंगे, उनके विचारों से लैस होकर के हम इस किसान आंदोलन को, जिसको हम मानते हैं कि वैकल्पिक राजनीति में एक प्रमुख शक्ति जो है किसान आंदोलन से मिलेगी, ये हमारी मान्यता है। तो वो निश्चित तौर पर उन दिनों हम किशन पटनायक को नहीं भूलेंगे, महेंद्र सिंह टिकैत साहब को नहीं भूलेंगे, नानजुंदा स्वामी जिन्होंने सफल रूप से कर्नाटक में दलित संघर्ष समिति के साथ, अंत में एक मुद्दा जो छूट रहा था वो भी अभी नानजुन स्वामी साहब और कर्नाटक का जब जिक्र किया तो मेरे ख्याल में आया, उसका अगर अर्पण कुमार जी अनुमति देंगे तो उस सामाजिक मामला है, उस सामाजिक आंदोलन के उसका भी जिक्र करूंगा। किसान आंदोलन के साथ साथ किशन पटनायक का वो बुनियादी देन है। क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि गांधी बनाम अंबेडकर की बहस चला करती है, लेकिन किशन जी का जिन प्रांतों में दलित आंदोलन में एक पैठ थी, एक उनको मानने वाले लोग थे, मैं खास करके 2 प्रांतों का उदाहरण दूंगा, बंगाल का और कर्नाटक का। यहाँ के दलित आंदोलन में ये विशेषता थी, दलित संघर्ष समिति कर्नाटक में थी, कि ये लोग जिस तरीके से उग्र निंदा उत्तर भारत में गांधी की, अंबेडकर को मानने वाले लोग किया करते थे, ऐसा कर्नाटक में नहीं था। मैं उदाहरण दूं कि उसी दलित संघर्ष समिति का एक हिस्सा उसने निर्णय लिया कि बहुजन समाज पार्टी में वो शामिल हो जाएगा, वो हिस्सा अपने को मर्ज करने जा रहा था। और उस हिस्से ने भी, माननीय काशीराम जी तब जीवित थे, और उनके सामने ये शर्त रखी, किसने, दलित संघर्ष समिति का वो हिस्सा जो बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने जा रहा था, उसने ये शर्त रखी काशीराम जी के सामने और कहा कि आप
गांधी की ऐसी आलोचना नहीं करेंगे। हम डॉक्टर आम्बेडकर की सामाजिक नीति को मानते हैं, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि जो अर्थव्यवस्था गांधी के कल्पना की है, दलितों का कल्याण भी उस विकेंद्रीकरण पर आधारित अर्थव्यवस्था में ही होगा। और ये शर्त रखी, और मुझे याद है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले पन्ने पे एक छोटा सा बॉक्स था कि कांशीराम जी ने उस शर्त को माना, और उसके बाद दलित संघर्ष समिति का वो हिस्सा बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गया, जो कर्नाटक की बहुजन समाज पार्टी की जो इकाई थी वो इस तरीके से बनी। ठीक उसी तरीके से समाजवादी जन परिषद के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष साथी जुगल किशोर रायवीर के नेतृत्व में जो बंगाल के उत्तरी जिलों में जो एक सामाजिक संगठन था, जिसकी राजनीतिक दृष्टि तो थी लेकिन वो राजनीतिक संगठन नहीं था, उत्तर बंग तपशीली जाति व आदिवासी संगठन। तपशीली जाति का मतलब है अनुसूचित जाति, और आदिवासी संगठन, ये जो उत्तर बंगाल में था, इनका भी ये कहना था कि हम डॉक्टर आम्बेडकर की सामाजिक नीति को मानते हैं, लेकिन जो आर्थिक नीति होगी उसमें गांव की बात, पंचायत की बात, विकेंद्रीकरण की बात होगी। इसीलिए गांधी की उस तरह की निंदा की हमें आवश्यकता नहीं है। और इस संदर्भ में निश्चित तौर पर कहने में हमें फक्र है कि इन दोनों समूहों में, इन दोनों राज्यों के दलित आंदोलन के ऊपर डॉक्टर लोहिया और किशन पटनायक का असर था। गौरी लंकेश का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। गौरी लंकेश के पिता लंकेश साहब, पी लंकेश, कर्नाटक के बड़े दलित लेखक थे। देवनूर महादेव साहब कन्नड़ भाषा के बड़े जो है साहित्यकार और सामाजिक आंदोलन के नेता रहे हैं। ये सारे के सारे लोग, इनके अंदर गांधी की निंदा उस तरीके से ये लोग नहीं करते हैं जैसे कि उत्तर भारत के लोग आंख मूंद करके अपना आधार बचाने के लिए जैसे करते हैं। आप पाएंगे कि देवनूर महादेव साहब हों, लंकेश साहब हों, इन लोगों का जो किशन पटनायक, लोहिया वगैरह से जो मैत्री थी, उस मैत्री के कारण, उस संबंध के कारण, एक वैचारिक एक परिपक्वता के कारण ये लोग ये सकारात्मक बात मैं बताना चाहता हूं कि गौरी लंकेश के पिता लंकेश, देवनूर महादेव, ये सारे के सारे लोग दलित संघर्ष समिति कर्नाटक की, इसकी ये एक विशेषता थी। और उसका नतीजा यह था कि एक समय में कर्नाटक राज्य रैयत संघ, प्रोफेसर नांजुन स्वामी का जो किसान संगठन था, और दलित संघर्ष समिति, इनके 2-2, 3-3, 4-4 विधायक भी कर्नाटक की विधानसभा में चुन करके आए। तो साथियों, उस दौर में एक अंतिम बात कह करके समाप्त करना चाहूंगा। किशन पटनायक ने हमसे कहा कि देखो, गांधी इस बात को कहा करते थे कि मेरा जीवन तो सत्य का प्रयोग है, इसमें मेरे विचार भी क्रमशः बदलते रहते हैं। और इसी तरह की बात जेपी ने भी कही थी कि एक यात्रा है, हमारी विचार यात्रा है, और जेपी और गांधी दोनों ने इस बात को कहा था। इसीलिए, नहीं तो आप फिर कह सकते हैं कि जयप्रकाश तो मार्क्सवादी थे, या जैसे कुछ लोग अगर एकदम शुरुआती 20 के या 1920 के पहले के गांधी का कहेंगे तो आप इस तरह के उदाहरण मिल जाएंगे कि जाति प्रथा के, अंतर जातीय विवाह के विरुद्ध गांधी के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन वहीं डॉक्टर आम्बेडकर से संवाद के बाद गांधी के ऊपर उनका भी असर होता है। और इस चीज को बड़े खूबसूरत तरीके से एक कर्नाटक के समाज वैज्ञानिक, साहित्यिक प्रोफेसर डी नागराज साहब ने बड़े सुंदर तरीके से कहा। किशन पटनायक भी उस चीज को जो है वो समझते थे, और उन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि जरा ये जो गांधी के विचार कैसे जाति प्रथा के बारे में बदले,
और जब मैं ये कह रहा हूं और संक्षेप में मुझे अपनी बात कहनी है तो बताना चाहूंगा कि 40 का दशक आते आते महात्मा गांधी ने ये निर्णय लिया था कि ऐसे अंतर जाति विवाह में ही वो जाएंगे जहां एक पक्ष दलित हो और एक पक्ष सवर्ण हो। ऐसा विवाह अगर नहीं होगा तो वैसे विवाह में मैं शिरकत नहीं करूंगा। तो साथियों, ये स्थिति कब आई? ये स्थिति तब आई जब अंबेडकर और गांधी का संवाद हुआ तो एक दूसरे के ऊपर ये असर हुआ। और डी नागराज साहब की शब्दावली का इस्तेमाल करूंगा जिससे किशन जी भी मुतमईन हुआ करते थे कि सेल्फ रिस्पेक्ट वर्सेस सेल्फ प्यूरिफिकेशन। गांधी कहा करते थे सवर्णों से कि आपके पुरखों ने जो अत्याचार किया है उसके बारे में आप आत्मशुद्धि कीजिए। और डॉक्टर आम्बेडकर उस तमाम बहुजन तबके को कहा करते थे कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की लड़ाई आपको लड़नी है और तब जाकर के जाति विहीन समाज बदलेगा। लेकिन अगर एक हम समग्रता में देखना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं सवर्णों में सेल्फ प्यूरिफिकेशन या आत्मशुद्धि और बहुजन समाज में सेल्फ रिस्पेक्ट, इन दोनों की जरूरत थी। और यही बात डी नागराज साहब ने सामने लाया। और किशन जी ने जब मुझसे कहा तो मैंने भी यही पाया कि हम देखते हैं कि जो गांधी अंतरजातीय विवाह का विरोध करते थे उन्होंने ये नियम बना लिया कि अंतरजातीय विवाह में, जो आम्बेडकर में भी परिवर्तन आया। जब संवाद शुरू हुआ था तो गांधी उसके पहले से मंदिरों में दलित प्रवेश की बात के लिए आंदोलन चला रहे थे और उसके बाद तक चलाया उन्होंने केरल में और अन्य जगहों पर। तो बाबा साहब का ये कहना था कि ये मंदिर प्रवेश वगैरह में मुझको ज्यादा रुचि नहीं है, आप हमारे तबके के सामाजिक आर्थिक उत्थान की बात कीजिए, मंदिर पर धर्म के मामले में मत जाइए। लेकिन आप देखिए कि गांधी से इस संवाद के बाद डॉक्टर आम्बेडकर धर्म चिकित्सा की बात करते हैं। धर्म चिकित्सा माने विषमता को बढ़ावा देने वाली बातें जो धर्म में है उन पर चोट करना है। ये धर्म चिकित्सा की बात डॉक्टर आम्बेडकर करते हैं और अंत में अंतिम चरण के तौर पे धर्मांतरण तक जाते हैं। जो आम्बेडकर गांधी से बात की शुरुआत करते वक्त कहते थे कि ये धर्म वाले मामले में हमें नहीं जाना है, क्योंकि गांधी जी कहा करते थे कि ये अस्पृश्यता तो इसकी जड़ धर्म में है। तो साथियों, ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि इन लोगों ने, ये कुछ सतर्क बुद्धिजीवी थे, किशन पटनायक जैसे, प्रोफेसर डी नागराज जैसे लेखक, डी नागराज जैसे, देवनूर महादेव साहब जैसे, लंकेश जैसे, जो लोग इस बात को समझते थे कि इन दोनों के, अब बहुत सुंदर वर्णन जो है उनकी किताब का भी जिक्र करूंगा, नागराज साहब की द फ्लेमिंग फीट, और वो किताब आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगी, मैंने तो उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है। उसमें एक चैप्टर है सेल्फ प्यूरिफिकेशन वर्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट, और वो बताते हैं कि किस तरीके से अंबेडकर और गांधी का एक दूसरे के ऊपर इस संवाद के बाद, कौन सा संवाद, पूना में जो यरवड़ा जेल में जो संवाद हुआ, उस संवाद के बाद एक दूसरे के ऊपर जो असर हुआ, उस असर की बात बहुत सुंदर तरीके से उस किताब में उसका जिक्र किया गया है। और किशन पटनायक के प्रभाव में कर्नाटक और उत्तर बंगाल के दलित आंदोलन में भी उसी दृष्टि को अपनाया गया है। तो काफी समय मैंने ले लिया है और हमारे साथी चंचल चूंकि नहीं आए हैं, इसीलिए अर्पण जी जो है उसको मुझे माफ करेंगे। और कोई सवाल अगर उनके दिमाग में या और किसी श्रोता साथी के दिमाग में आ रहा है तो निश्चित तौर पर उसको मैं सुनना चाहूँगा, जवाब देना चाहूँगा। और फिर एक बार अर्पण कुमार जी को
धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये अवसर दिया, और ये समग्र जो एकाग्र ये चला रहे हैं उसके लिए भी मैं निश्चित तौर पे जनसुलभ पुस्तकालय का और अर्पण कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा। समाजवादी जन परिषद की तरफ से, सामयिक वार्ता की तरफ से धन्यवाद। जी शुक्रिया अफलातून जी। और मित्रों, हमें उम्मीद थी कि चंचल जी भी हमें ज्वाइन करेंगे, मगर कहीं किसी परेशानी में फंस गए होंगे, किसी कारण से वे आज नहीं आ पाए। अगर संभव हुआ तो किसी और अवसर पर हम उन्हें जरूर सुनेंगे। किशन पटनायक जी के बहाने और उन पर केंद्रित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर अफलातून जी ने इशारा किया और विस्तार में जाकर अपनी बात रखी। कई ऐतिहासिक राजनीतिक संदर्भ भी आए जो आवश्यक ही थे। मित्रों, जब किशन पटनायक जी की बात हो रही है, विकल्पहीन नहीं है दुनिया की बात हो रही है, सामयिक वार्ता जिसके संपादन कार्य से वे लंबे समय तक जुड़े रहे उसकी बात हो रही है, तो मैं अफलातून जी विकल्पहीन नहीं है दुनिया की जो भूमिका है किशन पटनायक जी की लिखी हुई, उसके दो अंश पढ़ता हूं। उन दो अंशों का एक खास अर्थ है, उसको यहाँ पर रखता हूं और इससे हम किशन पटनायक की दृष्टि को भी समझेंगे। और जो मित्रगण इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और किशन जी के बारे में अधिक से अधिक जानना चाह रहे हैं, उन्हें भी यह किशन जी एक जगह पर लिख रहे हैं इसी भूमिका से, देश की राजनीति में और देशीय विचारधारा के विकास क्रम में 1977 का विशेष महत्व है। मेरे अपने जीवन में भी इसकी एक रेखा है। इसके बाद कोई एक व्यक्ति मेरा मार्गदर्शक या नेता नहीं रह गया। साफ साफ किशन पटनायक लिख रहे हैं, और जिस साफ गोई से आज अफलातून जी ने भी बात की। किशन जी लिखते हैं कि इसके बाद 1977 के बाद कोई एक व्यक्ति मेरा मार्गदर्शक या नेता नहीं रह गया। सोचना मेरे लिए ज्यादा जरूरी हो गया। हम लोग अपने समूह की ओर से अगस्त 1977 से 1977 से पटना से एक पत्रिका सामयिक वार्ता प्रकाशित करने लगे। भारत के वैचारिक जगत में दखल देने का वह माध्यम अभी भी बना हुआ है जब यह भूमिका लिख रहे थे, और अभी भी आप सामयिक वार्ता के वर्तमान संपादक को सुन ही रहे थे, अफलातून जी को। और आगे लिखते हैं किशन जी, उस प्रकाशन से जुड़े सारे लोग एक विचार संवर्धन के काम के सहयोगी हैं, और इस किताब के अधिकांश लेख सामयिक वार्ता में प्रकाशित हुए। इस किताब मतलब विकल्पहीन नहीं है दुनिया की बात। और अपने एक आलेख में अफलातून जी प्रेम से भी इस ओर इशारा करते हैं कि जो मुख्य धारा की जो पत्रिकाएं थीं, जो अखबार थे, उनमें कम और सामयिक वार्ता में अधिक से अधिक संख्या में किशन पटनायक जी अपने आलेख को देते रहे। कई महत्वपूर्ण आलेख, उनके विचार संपन्न आलेख सामयिक वार्ता में ही छपे, न कि किसी और मुख्य धारा की पत्र पत्रिका में। तो एक बात तो यह थी सामयिक वार्ता की और 70 के उस उत्तरवर्ती दशक की। और अब एक और हिस्सा मैं इसी भूमिका से रखता हूं, पटनायक जी की ही भूमिका से। उसमें वे लिखते हैं किशन जी अपनी इसी भूमिका में, मेरा अपना सोचने का ढंग राजनैतिक है। मेरा अपना सोचने का ढंग राजनैतिक है। राजनीति में मेरी कोई उपलब्धि नहीं है। अब इसे आप जिस रूप में समझें, किशन जी की उनकी नम्रता कहें, जो भी कहिए, वास्तविकता कहें, जैसे भी आप देखें, सरलता कहें, जो भी कहें, मेरा अपना सोचने का ढंग राजनैतिक है। राजनीति में मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन समाज और दुनिया को समझने के लिए राजनैतिक कर्म एक बहुत बड़ा माध्यम प्रतीत हुआ है। राजनैतिक कर्म में ऊंचे से ऊंचे
और घटिया से घटिया स्तर का मानवीय चरित्र और कार्यकलाप दिखाई पड़ता है, जिसका अनुभव समझदारी को बढ़ाता है। और मतलब यहाँ यह भी हम देखते हैं कि इसके माध्यम से किशन जी आम जनों को भी संबोधित कर रहे हैं कि बिल्कुल राजनीति से विमुख मत रहो, उसमें हर तरह के रंग हैं, हर तरह के लोग हैं, उसको समझो। वो कहीं ना कहीं बुद्धिजीवियों पर भी इशारे ही इशारे में आक्रमण कर रहे हैं। मैं फिर से सेंटेंस को पढ़ता हूं। राजनैतिक कर्म में ऊंचे से ऊंचे और घटिया से घटिया स्तर का मानवीय चरित्र और कार्यकलाप दिखाई पड़ता है, जिसका अनुभव समझदारी को बढ़ाता है। विशेषकर विकासशील देशों की विद्रोहात्मक राजनीति का आकलन करने के लिए यह अनुभव और समझदारी बहुत जरूरी है। संभवतः 20वीं सदी में जो श्रेष्ठ विचार और व्यवहार औपनिवेशिक देशों में दिखाई दिए थे, उन सब का निकट संपर्क राजनैतिक क्षेत्र से था। दबी हुई मनुष्यता के पुनरुत्थान की कठिन और अदम्य कोशिश का एक व्यापक क्षेत्र था औपनिवेशिक देशों का राजनैतिक विद्रोह। इस विद्रोह का विस्तार मानस में अभी तक है। उससे कई आधार बन गए हैं। उन आधारों को जीवित रखने की कोशिश साहित्य और शास्त्र तथा राजनीति में होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा कर रहे हैं कृष्ण पटनायक जी कि उन आधारों को जीवित रखने की कोशिश साहित्य और शास्त्र तथा राजनीति में होनी चाहिए। तो ये दो अंश मुझे लगे कि इस अवसर पर रखे जाएं। और मित्रों, इसी के साथ हम लोग आज की इस कड़ी को यहीं पर समाप्त करते हैं। चंचल मुखर्जी जी को हम नहीं सुन पाए, मगर किसी और अवसर पर किसी और कड़ी में अगर संभव होगा तो उन्हें जरूर सुनेंगे। अफलातून जी, आप यहाँ पर उपस्थित हुए और अपना बहुमूल्य समय आपने दिया और इतनी अच्छी बातचीत हो सकी। बहुत बहुत आभार आपका और तमाम मित्रों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। शुक्रिया। शुभ रात्रि। शुक्रिया।